बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसके अंदर पूछा ही गया है आइडेंटिफाई एरर्स इन फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो एरर्स आ जाते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप उन एरर्स को आइडेंटिफाई किस तरह करते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने फिर उसको रिमूव करना होता है और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट जो है वो शो करता है। तो एरर्स आइडेंटिफाई करना आपको लाजमी आता हो। आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मीन आपको कोड दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इसमें कोई एरर है और वो आइडेंटिफाई करें, और कई दफ़ा ये भी कहा जा सकता है कि एरर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ठीक भी करें। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और ये कैसे आएंगी? ये प्रैक्टिस से आएंगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन करेंगे, डिफरेंट कोड्स को आप कोड ब्लॉक्स के अंदर लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे ही आप लिखेंगे तब आपको आइडेंटिफाई होगा कि एरर्स किस तरह आते हैं और कौन से एरर्स हैं वो आप आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें ए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इंटीजर ए, और आपको पता है ये एरे के लिए इक्वल टू 2 3 4। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अजम्पशन ये ली गई है कि हेडर फाइल्स और मेन का फंक्शन जो है उसकी ब्रैकेट्स वो ऑलरेडी यूज्ड है। जो आपको यहाँ पे मेंशन है, आपने इसमें से बताना है एरर क्या है। आपने वो एरर नहीं लिखना, मीन आपने ये नहीं लिखना कि इसमें हेडर फाइल मिसिंग है। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि हेडर फाइल जो है वो मौजूद है। आप इस कोड को लिख के देखिएगा कोड ब्लॉक्स के अंदर और फिर चेक करें कि आया एरर वही आता है जो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे या उससे डिफरेंट आता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, वो उसमें आप ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। आप उसमें स्टार्ट में करली ब्रैकेट यूज करते हैं और एंड में करली ब्रैकेट यूज करके 2 3 4 को कॉमे के साथ यूज करते हैं। तो उसमें आप ये वाली ब्रैकेट जो है ये यूज नहीं करते, और इसमें आपको अलग-अलग फिर आइडेंटिफाई या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन जो है वो आप यहाँ पे नहीं करते एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। इसको आप इम्प्लीमेंट करके पहले एज इट इज़ देखिएगा और फिर चेक करें कि इसमें एरर आपको शो होता है या नहीं होता, और जब एरर शो होगा उसको रिमूव करने के लिए आप इस सेटिंग्स को ठीक कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका जो एरर ये रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद बी पार्ट को देखते हैं। फॉर लूप एक यूज किया गया, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस प्रिंट एफ किया और आंसर में आपके i आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप देखें डिक्लेरेशन मौजूद है तो इसमें कोई एरर नहीं है, इनिशियलाइज भी किया गया है, ये भी कोई एरर नहीं है, लेकिन i इक्वल टू 0 के बाद कॉमा लगा हुआ है। आपको पता है ये एक स्टेटमेंट है और उसको हम सेमी कॉलम से टर्मिनेट करते हैं, हम कॉमा यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आपकी जो गलती है वो ये है, इसको सेमी कॉलम आपने बनाना है। इस तरह i इज लेस देन 10 में भी आप पे कॉमा मौजूद है, आपने इसको सेमी कॉलम बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आप ये जो एरर्स मैंने सही किए इनको आप सही ना कीजिएगा, वैसे ही आप लिखे प्रोग्राम के अंदर और फिर चेक करें कि आपको क्या एरर वो दे रहा है। तो डेफिनेटली आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर का एरर देगा कि वो मिसिंग है। तो यहाँ पे आपने फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है एज इट इज लगाना, मीन सेमी कॉलम आपने लगाने हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं सी पार्ट को, इंटीजर ए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोग्राम्स के अंदर हमने नॉर्मली ये किया कि हम एरे का साइज भी देते हैं, लेकिन अगर आप एरे का साइज नहीं देते, डजंट मैटर, आप उसको आगे इनिशियलाइज कर देते हैं तो वही साइज जो है वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप एरे का साइज ना भी दें, डजंट मैटर, लेकिन आप उसको जब इनिशियलाइज करेंगे तो जो वैल्यूज या जितनी वैल्यूज वहाँ पे होंगी वही वैल्यूज एरे का साइज बन जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इस लाइन में तो इनफैक्ट कोई एरर नहीं है, सेमी कॉलम भी आपके मौजूद हैं। फॉर लूप पे देखते हैं, फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 सेमी कॉलम, j इज लेस देन 5 सेमी कॉलम एंड देन j प्लस प्लस। तो इस लाइन में भी आपके कोई एरर ऐसा मौजूद नहीं है। लास्ट लाइन को देखते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा a j। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है कि आप जो ब्रैकेट यूज करते हो वो ब्रैकेट बेसिकली आपकी ये ब्रैकेट होती है, इसके अंदर आप j लिखेंगे और फिर आपका सेंटेक्स जो ठीक होगा, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये काम कर चुके हैं। तो इस तरह आप इस एरर को भी ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन सा कोड है, उसके अंदर क्या एरर है और फिर उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स सी। स्टूडेंट, पार्ट डी को देखते हैं। फ्लोट एफ रे है 1.4 3.5 7.3 एंड 5.9। तो इस लाइन पे आपका कोई एरर नहीं है, ऐसा सेमी कॉलम भी मौजूद है। देन इंटीजर साइज इक्वल टू 4 सेमी कॉलम मौजूद है, कोई एरर नहीं है एज सच। फॉर इंटीजर n इज इक्वल टू -1 सेमी कॉलम, n इज लेस देन साइज सेमी कॉलम, n माइनस माइनस।
तो यहाँ भी आपका कोई सिंटैक्स एरर मौजूद नहीं है ना। देन प्रिंट एफ %f n f n। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको ऐसा कोई सिंटैक्स एरर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो जरा इसकी आउटपुट पे गौर कीजिएगा। इनफैक्ट ये जो प्रोग्राम है ये आपका नेवर एंडिंग प्रोग्राम है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट खुद से करना पड़ेगा। कैसे, जरा इसकी लॉजिक देख लीजिए। n को हमने -1 से इनिशियलाइज किया और हमने कहा कि n लेस देन साइज रहेगा। अब साइज की वैल्यू 4 है, इसका मतलब n लेस देन 4 वैल्यू रहेगी और हम फिर n में डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। -1 से डिक्रीमेंट करवाएंगे तो -2 होगा, फिर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो जब कभी भी फॉल्स नहीं होगी तो आपका ये लूप जो है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, नेवर एंडिंग है, मीन ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा ये। और हमें ये पता है जब हमने एल्गोरिथम्स डिजाइन किए थे तो हमने ये कहा था कि हम हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में एल्गोरिथम को खत्म करते हैं, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में एल्गोरिथम्स को नहीं लेके जाते। और आपके प्रोग्राम्स भी जो है वो एल्गोरिथम्स की बेस पे ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम हमने लिखना होता है वो हम फाइनाइट स्टेप के अंदर खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। जब कभी भी फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि ये लूप आपका चलता रहेगा। तो इसलिए आप इसके अंदर जो है वो रन टाइम एरर है कि आपका नेवर एंडिंग काम है। इसको आप लॉजिकल एरर भी कह सकते हैं और रन टाइम एरर भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई सिंटैक्स एरर नजर नहीं आ रहा। तो ये डिस्क्रिप्शन भी आप मेंशन करेंगे अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट को देखते हैं। इंटीजर काउंट इक्वल टू 0 फॉर इंटीजर i इक्वल टू 4, i इज लेस देन 6, i माइनस माइनस। देन नेस्टेड लूप है, तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू i कॉमा j इज लेस देन 45 सेमीकोलन j प्लस प्लस, देन काउंट प्लस प्लस प्रिंट एफ काउंट एंड देन काउंट। स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ पे आपके पास दिस शुड बी सेमीकोलन, तो एक तो आपकी ये मिस्टेक है। उसके बाद आप जब फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो यहाँ पे आपने d को यूज करना है, आपने काउंट यूज नहीं करना, क्योंकि आपने इंटीजर काउंट किया है तो यहाँ पे आप d यूज करेंगे तो फिर ये आपका सही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, क्योंकि काउंट आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद जब इसको आप रन करेंगे, जब ये दोनों अगर आप रिमूव कर लेते हैं एरर्स, रन करके जरा देखिएगा आपको रिजल्ट क्या आता है। इसमें भी आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी आउटपुट लेवल के ऊपर। इसका मतलब कि इसके अंदर भी कोई सम काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि लॉजिकल या रन टाइम एरर मौजूद है। सिंटैक्स एरर तो आपने रिमूव कर लिया, लेकिन लॉजिकल और रन टाइम एरर आपको तभी पता चलते हैं जब आप प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। अब देखिएगा जरा इसकी लॉजिक। i इक्वल टू 4, i इज लेस देन 6 एंड देन i माइनस माइनस, मीन i में आप डिक्रीमेंट करवा रहे हैं, आप इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे। अब जब डिक्रीमेंट करवा रहे हैं तो i की वैल्यू पहले तो 4 है, तो नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0, फिर -1। इसका मतलब कभी भी ये वैल्यू मीन ये कंडीशन आपकी जो है फॉल्स नहीं होगी। मीन i लेस देन 6 ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि i की वैल्यू जो है वो लेस होती जाएगी। मीन 4 के बाद आपकी क्या होगा, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये भी आपका जो लूप है ये इनफाइनाइट नंबर पे चलना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह इसकी आप लॉजिकल एरर या इसको रन टाइम एरर भी आप कह सकते हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपने मेंशन करना है ताकि आपके एग्जाम में पूरे नंबर आ सके। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राइट डाउन आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। स्मॉल कोड लिखा हुआ है यहाँ पे और कहा यह गया कि आपने इसकी आउटपुट जो है वो शो करनी है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स के अंदर लिखिएगा। लिखने के बाद आप पहले इसकी खुद आउटपुट जो है वो इमेजिन करें क्या आउटपुट इसकी आ सकती है। उसके बाद प्रोग्राम को रन कीजिएगा और देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आपको नजर आती है। अगर तो वही आउटपुट है जो आपने इमेजिन की थी या आपने कैलकुलेट की थी तो फिर तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं डिफरेंट है तो फिर देखिएगा कि आपने क्या गलती की है। मैं आपको यहाँ पे इसकी लॉजिक समझा दूंगा और आइडिया दे दूंगा, लेकिन आपने इसको इंप्लीमेंट करके खुद जरूर एक दफ़ा चेक करना है कि कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा। और इसके अंदर भी आपने हेडर फाइल को ऐड कर देना है, वॉइड मेन का जो फंक्शन है उसको भी आपने ऐड कर देना है, ब्रैकेट्स भी यूज कर लेनी है। उसके अंदर आपने फिर ये कोड लिखना है। अब देखिए कोड क्या है, इंटीजर सम इक्वल टू 0 p। आपने दो जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, सम और p। सम को आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। अब फॉलो आपने यूज किया p इक्वल टू 5, p को आपने इनिशियलाइज कर दिया 5 के साथ। p इज लेस इक्वल टू 25 होगा और p में इंक्रीमेंट जो होगा वो p प्लस 5 होगा, मीन 5 का इंक्रीमेंट p के अंदर होगा। उसके बाद सम जो है वो सम प्लस 5 हो जाएगा और आपके आंसर में सम आएगा। अब आपका लूप कितनी दफा चलेगा उतनी दफा ही सम के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब पहली दफा अगर आप देखें तो पहली दफा सम 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 प्लस 5। जब लूप पहली दफा चला तो यहाँ पे वैल्यू सम के अंदर 5 जो है वो स्टोर हो गई, लेकिन ये आपके आउटपुट पे नहीं आएगी। आउटपुट पे एट द एंड जब लूप स्टॉप होगा तब आपकी आउटपुट स्क्रीन पे
जो वैल्यू आएगी वो शो होगी। उसके बाद अब p की वैल्यू 5 है, 5 के बाद इंक्रीमेंट जो है p प्लस 5, तो 5 प्लस 5 10 हो गया। अब p की वैल्यू आपकी 10 होगी। अब सम की तरफ आए तो सम आपका जो ऑलरेडी था वो 5 अब हो चुका है, पहले आपका 0 था लेकिन 5 लास्ट आइटरेशन के अंदर हो चुका है, तो 5 प्लस 5 अब सम भी आपका 10 हो गया। उसके बाद जब आप p की वैल्यू को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 प्लस 5 वो 15 हो जाएगी। अब सम की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 10 हो चुकी है, तो ये भी वैल्यू 10 प्लस 5 15 हो जाएगी। तो एट द एंड जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी सम इज 25 आपका आंसर आएगा। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सम इज 25। तो इस तरह ये आपका जो आंसर है वो आएगा, लेकिन आप इसको रन करके जरूर देखिएगा और इसमें चेंज करके कुछ देखें, जो आपके फॉर लूप की वैल्यूज है उनमें कुछ चेंज करके देखें और फिर देखें कि आपको लॉजिक समझ आई है, क्योंकि चेंज करके देखेंगे तो आपका आंसर में भी चेंज आएगी। तो आंसर में जो चेंज आएगी वो आपने अगर ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर ली है तो आपको समझ आ चुकी है इसका मतलब, तो फिर आप इजीली ये लिख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाता है प्रोग्राम बनाना तो आप इजीली बना भी सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है और उसकी आउटपुट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड है हमारे पास इंटीजर i, देन फॉर लूप है i इक्वल टू 34, i इज लेस इक्वल टू 60, i इक्वल टू i इंटू 2, तो प्रिंट ऑफ वो आपका हिस्टेरिक। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा i 34 है, उसके बाद i की ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन फॉल्स नहीं है, मीन अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका हिस्टेरिक जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब उसके बाद i में जो इंक्रीमेंट है वो i इंटू 2 है, मीन 34 इंटू 2। अब 34 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफैक्ट आपके पास जो है वो 68 आ जाता है। अब 68 60 से अबव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि आपका लूप ये एक ही दफा चलेगा और आपके आंसर में जस्ट जो है वो हिस्टेरिक आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रन करके जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैसे काम हो रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर लूप इंटीजर i इक्वल टू 50, i इज लेस इक्वल टू 50 है एंड i प्लस प्लस। देन अगेन फॉर लूप यूज हुआ, इंटीजर j है इक्वल टू i, j इज ग्रेटर इक्वल टू 48 एंड j माइनस माइनस। प्रिंट एफ के अंदर आपके पास j की वैल्यू भी और प्रिंट एफ i की वैल्यू भी आनी चाहिए। अब देखते हैं ये लूप चलेगा कैसे, पहले इसकी लॉजिक समझे फिर इसको इंप्लीमेंट करके चेक कीजिएगा इसकी आउटपुट वही आती है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा या उससे डिफरेंट आती है। सो पहली दफा आपका जो लूप है वो i इक्वल टू 50 वैल्यू है, तो 50 के साथ अगर आप नेक्स्ट पे जाए तो i लेस इक्वल टू 50, इसका मतलब है कि आपका ये जो लूप है ये एक ही दफा चलेगा क्योंकि आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाए, j इक्वल टू i है, तो इसका मतलब i की वैल्यू 50 है तो j की वैल्यू भी 50 यहाँ पे हो गई और चेक किया जा रहा है j इज ग्रेटर इक्वल टू 48 है, तो 50 वैल्यू जो 48 से ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये आपकी कंडीशन जो है वो सही है। तो इसका मतलब है कि आपका j जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या वैल्यू शो करेगा, j इक्वल टू 50। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि क्या वैल्यू शो करेगा, j इक्वल टू 50 जो है वो पहली आइट्रेशन से आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 50 ही आपकी, 50 के बाद आपने क्या किया, आपने j में एक डिक्रीमेंट करवा दिया। अब j में डिक्रीमेंट कराया, j की वैल्यू ऑलरेडी 50 थी, अब डिक्रीमेंट के बाद 49 हो गई, तो ये कंडीशन अभी भी आप फॉल्स नहीं हुई फिर ट्रू है, तो इसका मतलब है कि आपके आंसर के अंदर j इक्वल टू 49 आ जाएगा। अब उसके बाद एक और डिक्रीमेंट हुआ j में, j की वैल्यू 48 हो गई और यहाँ कहा गया कि इक्वल या ग्रेटर हो, तो इक्वल है 48, तो इसका मतलब अगेन j की वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगी, j इक्वल टू 48। अब स्टूडेंट्स उसके बाद गौर कीजिएगा कि क्या आपका आंसर इसके बाद भी आएगा या नहीं आएगा। अब अगर 47 होगी तो ये आपकी वैल्यू फॉल्स हो गई, अब ये वैल्यू फॉल्स होगी तो आपका ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब लूप आपका टर्मिनेट हो गया तो j की वैल्यू आप दोबारा से शो नहीं होगी, j की सिर्फ 3 वैल्यूज जो है वो शो होंगी। i की वैल्यू आपके पास जो मौजूद थी वो 50 थी स्टार्ट से, तो इसका मतलब यहाँ पे i की वैल्यू भी आपने प्रिंट करवानी है, तो लास्ट में आपकी i की वैल्यू जो है वो 50 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह आपकी ये 4 जो वैल्यूज है ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होंगी। तो ये लॉजिक है आपके इस प्रोग्राम की, इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका यही रिजल्ट आता है या इससे डिफरेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीजर i और देन एरे है 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। देन फॉर लूप है i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 7 एंड देन i प्लस प्लस। प्रिंट एफ करवाया हमने एरे i मल्टीप्लाइड बाय एरे i और फिर आपने यहाँ पे भी जो है इंक्रीमेंट करवा दिया। ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट तो उसके बाद इंक्रीमेंट होगा i के अंदर। देन
यहाँ तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम के अंदर 2 दफ़ा आई में इंक्रीमेंट होगा। अब पहली दफ़ा देखते हैं आई इक्वल टू 0 और ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो इसका मतलब ये आप टर्मिनेट नहीं होगी, मीन आपकी ये रन होगा। आई इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो एरे 0 और एरे 0 मीन इंडेक्स वैल्यू 0 के ऊपर जो भी वैल्यू मौजूद है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपकी ये 2 जो वैल्यू है ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका आंसर में 4 आ जाएगा। मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन में आपके 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद जब 4 आ गया आपका, तो यहाँ पे आपका एक इंक्रीमेंट हो गया, अब 1 हो गया, यहाँ भी आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब आपका जंप जो है वो 2 पे चला जाएगा। आप 1 इंडेक्स वैल्यू को जो है वो स्किप कर जाएंगे, आप 2 पे चले जाएंगे क्योंकि 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2 वैल्यू आ गई, तो ये कंडीशन आपकी स्टिल जो है अभी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आई की वैल्यू 2, यहाँ भी आई की वैल्यू 2, तो 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे आपकी 4 वैल्यू है, तो 4 इंटू 4 आपका 16 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप 16 लिख देंगे। इसी तरह 2 के बाद आप जंप करेंगे 4 के ऊपर, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 36 और देन 6 के ऊपर, तो आपका आंसर आ गया 64। इस तरह आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपके जो रिजल्ट वो शो होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी लॉजिक आपको जरूर आनी चाहिए, सिर्फ आपने क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर देख के तो इसको नोट नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, आपने इसकी लॉजिक समझ लिया, क्योंकि होता है एग्जाम के अंदर प्रोग्राम डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जाए, तो इसलिए आपने लॉजिक अच्छी तरह समझनी है कि कैसे काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कोड है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, हमारे पास हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर टाइप के आई और जे। देन हमने 2 एरेज डिक्लेयर की फ्लोट टाइप की, रे 1 रे 2। रे 1 के अंदर इनिशियलाइजेशन हमने कर दी 1.1 1.2 1.3, रे 2 के अंदर 2.1 2.2 2.3 हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। अब फॉर लूप की बात करते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और नेस्टेड लूप हमने यूज किया जे इक्वल टू आई, जे इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस, और प्रिंट एफ के अंदर रे आई मल्टीप्लाइड बाय रे जे मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय जे। और स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन आपकी होनी है, इसके लिए आप पेपर वर्क जरूर कीजिएगा, पेपर वर्क करेंगे तो आपको ये लॉजिक इजीली समझ आ जाएगी। मैंने आउटपुट यहाँ पे मेंशन कर दी है, अब मैं इसकी आपको लॉजिक समझाता हूँ कि लॉजिक है क्या। उसके बाद फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करके खुद से देखना है कि कैसे आपका यही आंसर जो है आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, पहली दफा पे आई इक्वल टू 0 है और देन आप इस पे आए तो आई की वैल्यू जो जे को असाइन हो रही है, तो इसका मतलब जे भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो रे 1 आई मीन रे 1 0, रे 2 0 मीन 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज मौजूद है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आप गौर करें तो आपकी ये दोनों 0 पे मौजूद है, मीन रे 1 0 रे 2 0, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब उसके अंदर गौर कीजिएगा आई इंटू जे भी होना है उसके साथ, तो आई की वैल्यू भी आपके पास 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब है आपको पता है कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी, ये दोनों 0 है, तो इनसे जब मल्टीप्लाई होगी तो वो आपकी 0 ही आएगी। और क्योंकि आपने फ्लोट टाइप के रखा है रिजल्ट, तो आपके ये 6 डिजिट तक आपको जो डेसिमल के बाद नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें इंक्रीमेंट एक करें, अब जे इक्वल टू आपका 0 हो गया, ये आपका 0 ही है, जे में इंक्रीमेंट किया आपने तो जे आपका 1 हो गया। अब आपका रे 1 0 ये वैल्यू आएगी और ये आपकी 1 वैल्यू होगी। उसके बाद आपका आई 0 ही है, अब आई 0 ही है तो तीनों वैल्यूज आपकी कोई भी हो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका लूप चलेगा और आपका ये काम होगा। इसको आपने रन करके जरूर देखना है, पेपर के ऊपर आप तमाम आइट्रेशंस को जो है खुद से समझें और देखें कैसे काम हो रहा है। मैंने आपको 2 आइट्रेशंस का बता दिया कि कैसे हुई है, इसी तरह तीसरी आइट्रेशन होगी, फिर चौथी होगी, 5वीं होगी और आपकी 6ठी आइट्रेशन के ऊपर जाके ये काम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह ये काम होता है। तो याद रखिएगा आप इनकी लॉजिक को अच्छी तरह समझें। प्रोग्राम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स के अंदर जो एरर्स है उनको आइडेंटिफाई करना और प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो सही रखना, ये बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।